बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी 10 में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वीकेंड है, अपने वीकेंड को अच्छे से प्लान कीजिए, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड। आजकल तो मौसम भी बहुत अच्छा है, कहीं बाहर जाने का भी प्लान करते हैं तो आप बड़ा अच्छा टाइम गुजार सकते हैं। और साथ ही साथ शहर लाहौर में भी जश्न बहारा की एक्टिविटीज़ जो हैं उनको प्लान किया जा रहा है। सो आपके लिए शहर में बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ होने वाली हैं। शहर में बहुत खूबसूरत सजा हुआ शहर भी इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा। थोड़ा सा आप लोग भी ताउन कीजिए, अपने शहर की खुद हिफाजत कीजिए, अपने गली मोहल्लों के साथ साथ अपने घरों को जिस तरह से आप साफ रखते हैं, अपने इर्द गिर्द वाली जगहों को साफ सुथरा रखें, अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें, क्योंकि सेहत और तंदुरुस्ती साफ रहने में ही है। हमारा ईमान भी यही हमें दर्श देता है कि सफाई निस्फ ईमान है। जिस तरह हम करते हैं हमारा घर साफ रहे, कोशिश ये कीजिए कि अपने साथ साथ अपने घर के साथ जब आप रोड पे कहीं जा रहे हैं तो मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ इतनी बड़ी गाड़ियों में रैपर्स बाहर फेंक रहे हैं। अफसोस होता है इन चीज़ों का। वो चाहे आपकी पर्सनल हाइजीन है, वो चाहे आपका घर है, वो चाहे आपका गली मोहल्ला है, वो चाहे आपका दफ्तर है, हर जगह सफाई का ख्याल रखें। आपके लिए भी बेहतर है, आपके इर्द गिर्द वाले माहौल के लिए भी बेहतर है। चलिए आज की खबरें कौन सी हैं, टॉप स्टोरीज। बड़े मार्के के लिए बगल बच गया, पंजाब असेंबली का इलेक्शन 30 अप्रैल को होगा। अच्छा जी, इसके बाद अगली खबर होगी हमारी अदालत की जानिब से अकबर चौक फ्लाईओवर के हवाले से जो खुसूसी अहकाम जारी किए गए हैं। फिर आपको कुछ सर्विसेज हॉस्पिटल के हालात के बारे में बताएंगे और फिर मुख्तलिफ इलाकों से जो शिकायत आ रही हैं, आवारा कुत्ते शहर में दंदनाते फिर रहे हैं, इसको भी आज जो है हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। आमिर रजा खान साहब एडिटर ब्यूरोक्रेसी हैं, कैसर खोकर साहब उन्होंने में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। सबसे पहले बड़ी खबर की तरफ जाते हैं। पंजाब असेंबली का इलेक्शन 30 अप्रैल को होगा। खोकर साहब, आप हमेशा बड़ी बिल्कुल ये बड़ी अच्छी बात है कि पंजाब असेंबली का इलेक्शन जो है 30 अप्रैल को हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, जिसके बाद सदर पाकिस्तान ने डेट भी दे दिया है। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि निगरान हुकूमत इसके फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए तमाम इंतजाम जो है मुकम्मल करे। और निगरान हुकूमत साहब बारहा ऐलान भी कर चुकी है कि जब कभी इलेक्शन की तारीख का अनाउंसमेंट होगी वो तैयार हैं। जी बिल्कुल, और इस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन को जो बजट की जरूरत है वो बजट भी दिया जाए ताकि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाए। और जो मैंडेट के साथ जो हुकूमत आए वो आवाम के जो मसाइल है, खास तौर पर एक मसला इस वक्त लोगों का है, वो मसला है महंगाई। इस वक्त क्राइम लोगों का मसला नहीं है, लोगों का महंगाई मसला है। और लाहौर के शहरियों का महंगाई के बाद दूसरा मसला है ट्रैफिक का मसला है, ताकि ये मसले जो है ना हल हो। और सबसे बड़ा मसला महंगाई का है। अगर महंगाई का नहीं होने वाली हुकूमत ने काबू पा लिया तो उसकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। सही, ये खोकर साहब की अपनी दुखती रखती दो मसले बता दिए। वैसे खोकर साहब, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी बहुत खराब है। बाहर जिस तरह से चोर डाकू दंदनाते फिर हैं, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। आमिर भाई, ऐलान तो हो गया, मुश्किलात रुकावटें आप मुझे बताएं क्या क्या नजर आ रही हैं? इतना आसान काम नहीं है इलेक्शन करा देना मौजूदा हालात के पेश नजर। अच्छा, इसी पेज के ये आपका फ्रंट पेज है जी, पेज नंबर 1। बिल्कुल, पेज 2 पे मेरा कॉलम है कि 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं होगी। यानी आपने तो बात ही वो देखिए, बात समझे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दे दिया, हम इसका एहतराम करते हैं। सदर साहब ने तारीख दे दी, सदर साहब ने तो पहले भी तारीख दी थी और इलेक्शन कमीशन के कहने पे दी थी। 9 और 13 आपको याद होगा, तो सदर ने कहा था 9 को इलेक्शन करा दी। वो इलेक्शन हुआ नहीं हुआ। इसके बाद आज डेट दी 30 की और उसमें 7 मई तक की, 30 का उन्होंने दे दिया। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको सोचना पड़ेगा, जिसको देखना पड़ेगा। देखें, इलेक्शन कमीशन ने डेट दे दी, उसने सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल की, लेकिन उसके बाद क्या क्या मामलात हैं आपकी। इस वक्त सेंसस जारी है, यानी मरदमशुमारी जारी है। अगर ये पुरानी हल्का बंदी और पुरानी मरदमशुमारी पर इलेक्शन होता है तो लाहौर की 23 सीटें। मैं एक मिसाल लाहौर की सिर्फ दे रहा हूँ, हालांकि ये गुजरांवाला, पिंडी, फैसलाबाद तमाम जगहों पे इम्प्लीमेंट होगी। 23 सीटें हैं सूबाई असम्बली की, जो कि नई मरदमशुमारी के साथ तहत जो हमें अंदाजा है उसके मुताबिक ये सीटें 40 के करीब जाएंगी, यानी ये 17 सीटें बढ़ जाएंगी। अच्छा, लाहौर की नुमाइंदगी पंजाब असेंबली के अंदर फिर 23 की क्यों हो? बिल्कुल, सेंसस स्टार्ट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, अदालत ने अपने तौर पर अपना फैसला दे दिया है। लेकिन मैंने जो नुकात उठाए, फिर आपका 15 अप्रैल के बाद बजट की तैयारी शुरू हो जाती है, ठीक है, और मई में तो बजट जो है वो बिल्कुल अपनी उस पर होता है तैयारी की पीक पर। उसमें गवर्नमेंट जो है पैसे नहीं निकालती, और जून में बजट, और जून में बजट 3 जून का टाइम होता है कि बजट देना होता है। तो ये सारे मामलात हैं। उसके अलावा
ये जो मर्दमशुमारी और हल्का बंदियां हैं उस पर बहुत वक्त सर्फ होना है अभी। और अभी बहुत सारे रेफरेंसेस जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए जो है वो पेंडिंग में हैं। यानी वो भी जाने हैं साहब जैसे सादा लोग शहरी जो हैं जो चाहते हैं इलेक्शन होने चाहिए, बर वक्त होने चाहिए, अवाम के मसाइल का हल, खोकर साहब कहते हैं यही है। इलेक्शन होने चाहिए, कौन इनकार कर सकता है इससे? चले मुझे ये बताएं, मैंने जो खदशात का इज़हार किया है, जो मैंने 1 2 3 4 आप ज़रूर पढ़िएगा उसको, देखने वाले भी पढ़ें, आप भी पढ़ें। मैंने खदशात का इज़हार किया, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, लेकिन नजर ये आता है कि 30 यानी जो अप्रैल ग्राउंड रियलिटीज है उनको आपने रिलेट करने की कोशिश की है। देयर इज मैनी स्लिप बिटवीन कप एंड लिप्स, ये अब मशहूर है। ठीक। अभी बहुत सारे अब वक्त गुजरना है, 30 अप्रैल तक बहुत टाइम है, और उसके दौरान बहुत सारी अभी पटिशंस आनी हैं, बहुत सारी रिव्यूज होने हैं, बहुत सारी जो है बेंच बनने हैं। तो ये सारे मामला जो हैं ये बड़ा तखीर का शिकार कर सकते हैं इन इलेक्शंस को। इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन मेरा अपना ज़ाती तजिया है, खोकर साहब शायद इसे खिलाफ करें या इससे इकरार करें, कि एक वक्त में ही मुल्की इलेक्शन होने चाहिए और नई हल्का बंदियों के तहत होने चाहिए। नहीं, लेकिन अवाम अगर का इंडिया में मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ इलेक्शन हो सकते हैं, रियासतों में, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? पाकिस्तान एक छोटा मुल्क नहीं है, पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है। और अगर कौमी असम्बली मौजूद है तो सूबाई असम्बलियां पहले टूट गई है, तो सूबाई असम्बली के पहले इलेक्शन हो जाए, और जिस असम्बली जैसे जैसे टूटती जाती है, जैसे जैसे सीटें खाली होती जाती है, वैसे वैसे इलेक्शन होते जाए। इंडिया में देखे पूरा साल इलेक्शन होते रहते हैं, हर असम्बली कभी किसी के हुकूमत के इलेक्शन हो रहा है, कभी किसी के हो रहा है। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? ये जमहूरियत का पहिया जो है ये चलता रहना चाहिए, जमहूरियत का पहिया कभी रुकना नहीं चाहिए। अच्छा, इसका जवाब नहीं दिया मुझे कैसर साहब ने कि ये 23 सीटें जो हैं ये 40 होनी है। वो 17 सीटें इस साल असेंबली में, सिंध में और बलोचिस्तान में सीटों की तादाद बढ़ जाएगी, ऐसे ही है, ना सिर्फ सूबाई की बल्कि कौमी की भी, और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कम रह जाएंगे। तो अवाम का जो मैंडेट है वो कहाँ गया? बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे ये इस पर इतराज नहीं, वो सही कह रहे हैं कि अमेरिका में भी ऐसे ही होता है, रशिया में भी ऐसे ही होता है, इंडिया में भी ऐसे ही होता है। वो बहुत बड़ी वो ममालिक हैं और बहुत बड़े उनके जमहूरियतें हैं, वो इसी तरह से चलता है। लेकिन वहाँ पे कभी मर्दमशुमारी के दौरान इलेक्शन नहीं हुआ दुनिया के किसी मुल्क के अंदर। बिल्कुल। देखिए, मैंने आपसे कहा कि 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं होंगे, तो ये खदशा है, और उसमें मैंने लिखा कि मेरे दोस्त ने मुझे जो पॉइंट्स बताए, मैं उससे किसी हद तक एग्री करता हूँ कि ये इलेक्शन मुमकिन नहीं है। सही। इलेक्शन की डेट आ गई है, 9 अप्रैल तो पहले भी आई थी डेट, इलेक्शन कमीशन के कहने पे आई थी, लेकिन बहुत सारी हर्डल्स अभी भी इसके अंदर मौजूद है, और सबसे बड़ी हर्डल जो है ये मर्दमशुमारी और हल्का बंदियां हैं। बिल्कुल, आपने अभी मर्दमशुमारी होनी है, फिर इतराजात आने हैं, फिर हल्का बंदियां होनी है, फिर उस पर इतराजात आने हैं, उनकी सुनवाई होनी है, उसके बाद जाकर आप पैसे भी लग रहे हैं, कहाँ से इलेक्शन होगा? पैसा मसला नहीं, चले मैं ये कहता हूँ ये पैसा मसला ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया तो पैसा मसला नहीं है। लेकिन मुझे ये बताएं, मेरे शहर को अगर 40 सीटें मिलना थी, 23 मिली, और कौमी असम्बली की उसको सीटें मैं आपकी बात बिल्कुल समझ 12 मिली या 13 मिली, बहुत वैलिड तो हम तो कहाँ गए भाई? लाहौर कहाँ गया, गुजरावाला कहाँ गया, सरगोदा कहाँ गया, मियाँवाली कहाँ गया, मुल्तान कहाँ गया, फैसलाबाद कहाँ गया? तो नेशनल असम्बली में भी इनकी सीटें कम होंगी। बिल्कुल ये हो नहीं सकता कि आप पंजाब असम्बली के मुख्तलिफ हल्का बंदियों में कराएं और खिचड़ी बना लें और कौमी असम्बली के अलहदा से करा लें। आप जरूर कराएं, ये सेंसिस होने चाहिए, सेंसिस होंगे। उसके बाद मुझे नजर आता है, अभी इलेक्शन कमीशन ने डेट दे दी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन अभी सिक्योरिटी के लिए मांगेगा। आपको पता है कि आज आपने अभी सीटीडी की खबर दी, लाहौर और सरगोदा को बचा लिया गया, ऐसे ही है। तो वो सिक्योरिटी फोर्सेस से क्या मैन पावर नहीं मांगेंगे? बिल्कुल। वो जुडिशरी से मैन पावर नहीं मांगेंगे, वो गवर्नमेंट से पैसा नहीं और मैन पावर नहीं मांगेंगे, क्योंकि ये सारा मामला इन 3 बड़े अदारों के जरिए ही सर अंजाम होता है। 766 के 767 मुलाजम है इलेक्शन कमीशन के। मुझे बताएं, क्या वो इलेक्शन करा सकते हैं पूरे मुल्क में? नहीं जी, पॉसिबल ही नहीं है। खैर चलिए, अब इसके लिए वक्त दरकार है, देखें क्या होता है जी। पीटीआई कारकुनों की नजरबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल रिहाई के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। खोखर साहब, एक कमेंट चाहिए फिर जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा फैसला हुआ है लाहौर हाईकोर्ट ने किया कि जो सियासी कारकुन जो है उनको जेल में नहीं होना चाहिए। सियासी कारकुन तो खुद गए हैं, खोखर साहब, उनको किसने जेल में डाला? लेकिन वो उनका मकसद था कि इलेक्शन की डेट आ जाए, इलेक्शन की डेट आ गई और गवर्नमेंट उनको पकड़कर सियासी कैदी नहीं होने चाहिए। और हर हुकूमत जो दुनिया भर में होता है सियासी कैदियों को रिहा किया जाता है। किसी ने जेल में डाला नहीं, लेकिन वो गलत है, वो गलत था, कदम था, उनका भी गलत था। तो अगर वो जेल में गया और अगर हुकूमत ने उनको जेल में डाला तो वो भी गलत कदम था। और हाईकोर्ट का जो फैसला वो सही है कि सियासी कैदी जो है ना वो जेल में नहीं होने चाहिए। सियासी कैदियों का, सियासीदानों का काम है सियासत करे, उनको जेल में नहीं डालना चाहिए। ये लाहौर हाईकोर्ट ने बड़ा अच्छा फैसला किया। चलिए जी, अच्छा फैसला किया। आमिर भाई, आपका एक कमेंट चाहिए। अच्छा फैसला है, रिहा कर दिया उनको। लेकिन ये गए क्यों थे? ये गए थे दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पे। 3 MPO एडमिनिस्ट्रेशनल ये पावर होती है,
और वो 1 माह से 3 माह तक के लिए आपको नज़रबंद करते हैं कि आप अमन आमा के लिए ख़तरा बनेंगे। अब ये देख लें कि बाहर निकलते ही जिनको ये सियासी कारकुन कह रहे हैं वो किसी के गुलाम है, उन गुलामों ने फिर अपने आका का नाम लेकर ये कहा कि हम वही काम करेंगे जो वो कहेगा। तो ये गुलामों को आज़ाद किया गया है, और किसके गुलामों को आज़ाद किया गया है वो अलग से एक मामला है, मैं उस पर नहीं जाता। लेकिन क्या ये अमनो अमा जो है वो कायम रहेगा? अभी भी दफ़ा 144 है, अभी भी ये आएंगे, उसको ब्रेक करेंगे। तो ये कोई रियासत जो है वो कोई खिलौना नहीं है जिसको जिस तरफ चाहे मोड़ दीजिए। इस तरह से माजरत के साथ की भी नहीं जाती है। आपको एक अच्छा तरीका जो है अपनाना चाहिए आपको, जैसे पीडीएम ने अच्छा तरीका अपनाया बिल्कुल, और इनको वोट आउट किया, बिल्कुल इनको वोट आउट किया और अपने वोटों से किया, बिल्कुल। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुहर्रफ किसी एक रुकन ने वोट नहीं दिया था, बिल्कुल, या तो ये साबित कर दें। और पाकिस्तान की 75 साल तारीख में जिसको ये बार बार जिक्र करते हैं, पहली मर्तबा एक वजीर आजम को आईनी तरीके से हटाया गया, और ये इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। और अब गैर आईनी तरीके से ये जेल में जा रहे थे, चले अदालत ने इनको छोड़ दिया, अच्छा है। अपने जो जेल भर रहे थे अब वो अपने घर भरेंगे, और घर भरो तहरीक जो है घर भरने वाला सिलसिला तो अब रुक गया है। परवेज इलाही साहब ने भी जितने भरने थे घर भर लिए। फराग होगी साहिबा की बात भी कर लेते हैं। अरबों रुपए के अकाउंट्स का इंकशाफ हुआ है, वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। खोखर साहब सही घर इन्होंने भरे हैं जी, बिल्कुल। जो फराग होगी थी इसके हवाले से हम सिटी फट्टू वाले हमेशा जब इक़्तिदार में था तो उस वक्त भी हम आवाज उठाते थे कि ट्रांसफर पोस्टिंग और जो किकबैक्स होते हैं, जो कमीशन होते हैं, ठेके होते हैं, उनमें फराग होगी जो है वो, उनका खामन जो है वो, जमील गुज्जर जो है, ये दोनों जो है किक्स पैक ले रहे हैं। और इसके बाद ये जो ताने बाने हैं ये बुशरा बेगम तक जाकर जुड़ते हैं, और वहाँ के बुशरा बेगम से ये फोन कराते हैं, और फिर उसके बाद कमीशन लेते हैं, कमीशन लेकर और पैसे लेकर जो ट्रांसफर पोस्टर करते हैं। सियासी लोगों की आप हिमायत करते हैं जी बिल्कुल, कहते हैं कि जी बिल्कुल। जो सियासतदान है वो भी करप्ट है, लेकिन ब्यूरोक्रेट उससे ज्यादा करप्ट है। आपको सब देखेंगे, सब देखे। अगर अकेले आप सियासतदानों का ना, आप जजेस का भी हिसाब करें, आप जर्नलों का भी हिसाब करें। आप जर्नलों के बारे में क्या कहेंगी? जो रिटायर आर्मी चीफ होते हैं या रिटायर आर्मी सर्विसेज होते हैं, उनके पास इतने पैसे कहां से आ जाते हैं? आप उनका भी फिर ऑडिट करें। आप अकेले सियासतदान का क्यों ऑडिट करते हैं? क्यों मेरे पीछे पड़ गए? हमने क्यों मुझे यहाँ से उठवा के, आप क्यों अकेले सियासतदान का ऑडिट करते हैं? आप सबका ऑडिट करें। और आमिर भाई से भी इस बात से एग्री करेंगे कि सियासतदान जो है उनके हाथ में तो इख्तियार आता है, जब इख्तियार आता है तो मिनिस्टर के हाथ में कोई पावर्स नहीं होती। सारी पावर जो होती है वो ब्यूरोक्रेसी के हाथ में होती है, और ब्यूरोक्रेसी जो है ना वही सब कुछ करती है, और पकड़ा बेचारा सियासतदान जाता है। अब ये फराग होगी कैसे पकड़ी जाएगी? जी, फराग होगी को इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाया जाएगा, और उसका FIA जो है वो ट्रायल करेगी, गिरफ्तार करेगी। अगर इश्तिहारी मुलजिम लाए जाते हैं तो फराग होगी जो कौमी खजाना लूट कर भागी है उसको भी लाना चाहिए। और नाकाबिले तरदीद सबूत मिले हैं आमिर भाई, ये सारा पैसा कौम का है, ये सारा पैसा हमारा है। ऐसे ही जाने गेजी है। रात में ख्वाब बड़ा अच्छा देखा मैंने, और ख्वाब था दुबई के किसी साहिल का, जहां फवाद चौधरी और फराग होगी गाना गा रहे थे, तेरा ट्रक मेरा ट्रक एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी, आजमानत ले जा दिल जानी। इतना प्यारा सॉन्ग था, इतना प्यारा। मेरी तो खैर आवाज़ ही बदनुमा है और मेरी शक्ल भी उस तरह की नहीं है, लेकिन ये गाना बड़ा अच्छा था फवाद चौधरी। और ख्वाब देखा मैंने। अच्छा, अब ख्वाब जिसको रोया बोलते हैं, उसमें देखी हुई चीज़ें जो हैं वो सावकात बहुत सारी, तो ये हालांकि इंडियन कोई गाना था उसकी वो पैरोडी कर रहे थे, लेकिन गाना बड़ा अच्छा ख्वाब में उन्होंने गाया। मैं ये कहता हूँ अगर फराग होगी वापस आ जाए तो फवाद चौधरी साथ उसके साथ मिलकर इसको फिल्माए तो लोगों को मज़ा आएगा, चाहे रावी किनारे उसको कर लें, कराची के साहल पर चले जाएं। वापस आना ही तो मुश्किल है मेरा ट्रक तेरा ट्रक एक जैसा, वापस आना मुश्किल है। ये सहूलतकार जो हैं, जो बीच में इन लोगों को रास्ते चोर बताते भी हैं, दिखाते भी हैं, उनको भी मेरे ख्याल से पकड़ना चाहिए। चले पकड़े या ना पकड़े, लेकिन गाना बड़ा अच्छा था। गाना, अब आप गाने के हसार में, अब ये जो रिश्वत हुई, ये जो करप्शन हुई, ये जो इतने पैसे लेके बाहर चले गए, मैं तो अब इनमें गुम बैठी हूँ। और फराग होगी तो आपने लाना है ना। चले बात उसकी छोड़ दें अब, क्योंकि मैं तो उसके वो उस गाने के अंदर शहर में था। मोहम्मद खान भट्टी तो इनके पास है, मोहम्मद खान भट्टी, बिल्कुल आपने सही कहा, मोहम्मद खान भट्टी तो इनके पास है। तो वो उसको जो पकड़ा गया है, कम पैसा नहीं है, ताफ्तान के वहां से बॉर्डर से ईरान भागते हुए उसको पकड़ा है, तो उसके बारे में सबूत तो मौजूद हैं, बिल्कुल है, उसके बारे में गवाह तो मौजूद है। चले उसी को सजा दिलवाएं। भी पकड़ा गया जिसने इतराफ किया। कोक्यूज जो था ना, जो सरकारी SGO था बिल्डिंग का, और एक्शन था जो ठेके हाईवे के देता था, उसने भी इतराफ किया, और उसने एंटी करप्शन के पास है, वो गिरफ्तार है, उसकी इंक्वायरी हो रही है।
रिश्वत का सुने। बिल्कुल बिल्कुल 80 करोड़ रुपए की जो रिश्वत का इस पर इल्जाम है और उसको अब 8 रोजा जो है ना कोयटा पुलिस को रिमांड दिया गया है और डीजी एंटी करप्शन ने एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई है जो कोयटा जा रही है, वहां पहुंच भी गई होगी, बल्कि अब तक जब तक हम खबर दे रहे हैं तो वो वहां से उसको फिर बजरिया कोर्ट जो है ना वो राहदारी का रिमांड लेकर बजरिया कानूनी तकाजे पूरे करके जो है पैदा होता है ना आमिर भाई वाली बात, जो जिस तक आपके हाथ पहुंच गए हैं वहां तो इंसाफ कर लें आप। अब ये देखना है कि अवाम का पैसा और ये इंसाफ और इस तरह के लोगों को मिसाल किस तरह और कब बनाया जाता है ताकि फिर आने वाले लोग थोड़ा सा तैयार रहें, वो थोड़ा सा खौफजदा रहें। अलबत्ता ऐसा लेकिन होता इंसाफ का मतलब हरगिज यही नहीं कि मोहम्मद खान भट्टी को टांग दिया जाए। नहीं, अगर जुर्म किया है तो सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा फिर ये बाहर नहीं आना चाहिए, और हाँ, अगर नहीं किया तो बरी होना चाहिए। हम हर एक के मुतालिक यही कहते हैं कि इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाए। वैसे इनके खिलाफ तो गवाह मौजूद है हाँ। जो इस बात की कर रहा है, पैसा भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, अभी मिला है बलूचिस्तान से, मजीद मिलेगा भी, शायद मिल भी चुका हो। निशानदहियाँ बहुत सारी हो चुकी हैं जो हमारे ज़राए बताते हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहता हूँ कि इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाने चाहिए। और अगर ये कसूरवार हैं, इन्होंने मुल्क की दौलत और पंजाब तो आप इनको कटहरे में पैसे लुटे तो कटहरे में लाकर फिर सख्त से सख्त सजा फिर जो कवानीन के मुताबिक सजा बनती है वो दे, वो सबको देनी चाहिए। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे। स्टे विद अस। अच्छा जी, अब हाईकोर्ट ये कहती है कि जब तक जारी मंसूबे मुकम्मल नहीं होते माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक मुतमईन नहीं किया जाता, नया मंसूबा शुरू ना किया जाए। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स है और ये बात हो रही है जी अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे के। खोखर साहब आपसे पहले पूछे। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट ने ये हुक्म दिया है कि एक तो ये है कि जो हुकूमत हर आती है ना वो नए मनसूबे शुरू कर देती है, पुराने जो है ना वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। अब जो नून लीग दौर के या परवेज लाई दौर के या पीटीआई दौर के या उस्मान बुज़दार के दौर के जो मनसूबे हैं वो भी पेंडिंग पड़े हुए हैं और नए मनसूबे शुरू कर दिए गए हैं। मैं कहता हूँ कि जहाँ पर कोई 1 करोड़ 2 करोड़ या 50 लाख या 10 लाख लगा हुआ है उस रकम का भी पूरा उसको मुकम्मल किया जाए ताकि उस मनसूबे के समराज जो है वहां तक पहुंचे। लेकिन ये होता है कि वो पैसा ज़्यादा हो जाता है, काम रोक दिया जाता है, जब बाद में 2-3 साल बाद शुरू कर दिया जाता है, कास्ट बढ़ जाती है उस मनसूबे की और कई गुना बजट बढ़ जाता है, फिर हुकूमत के लिए मसला बन जाता है। एक तो ये कि जारी मनसूबे जो है ना वो मुकम्मल होने चाहिए और अगर उस जारी मनसूबे में करप्शन है तो उसकी अलहदा एंटी करप्शन मौजूद है, इंक्वायरी होनी चाहिए और उसका अलहदा जो है ना वो ऑडिट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो जारी मनसूबे मुकम्मल होने चाहिए। दूसरा, जो मनसूबे शुरू किए जा रहे हैं नए मनसूबे, उनके एनवायरमेंटल सर्टिफिकेट जो है ना वो जरूरी है और एनवायरमेंटल सर्टिफिकेट लिए बगैर कोई भी मनसूबा शुरू ना किया जाए, ये कोर्ट का फैसला है। और ये हुकूमत एलडीए जो है उसको ये जो ये मनसूबा रोका नहीं है, असल में उन्होंने इसके ऊपर क्वेरी लगाई है हाई कोर्ट ने, तो वो एलडीए जो है एनवायरमेंटल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करे। दूसरा, ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करे वहां पर कोर्ट में कि हम जारी मनसूबों को मुकम्मल कर रहे हैं, खासतौर पर जो फ्लाईओवर लाहौर शहर में शुरू किए गए हैं, ताकि अदालत जो है ना अपनी क्वेरी वापस ले और ये मनसूबा शुरू हो सके। ठीक है आमिर भाई। कैसर साहब की बात मुझे जरा वो बोलते बड़े अच्छा है और सही बोलते हैं। मैं उनसे कोई ना मेरा अदालत से कोई इख्तलाफ है ना मेरा कैसर साहब से कोई इख्तलाफ है। मीठी आवाज है। बड़े आराम से मैं एक बात बता दूं कि ये ऑन गोइंग मंसूबे ही थे जो हो रहे हैं। इसमें निगरान हुकूमत ने कोई एक नया मंसूबा शुरू नहीं किया है। अगर आपने उस दिन इफ्तिताह देखा हो तो निगरान वज़ीर आला ने ये बड़े क्लियर कट कहा था कि ये परवेज़ अलई दौर का मंसूबा था और उन्हीं की डिज़ाइनिंग थी, उन्हीं की सारी चीज़ें थी, इसमें इसको हमने शुरू करने जा रहे हैं। अब आ जाएँ माहौलियाती आलूदगी की तरफ। आपको याद है कि कैंपस का अंडरपास बन रहा था, एक केस चला गया अदालत में और उन्होंने कहा जी कि ये तो दरख्त कटेंगे और आलूदगी पैदा होगी। तो हम उस वक्त भी ना हंसा करते थे उन एनजीओज़ के ऊपर और मुस्कराया करते थे, बल्कि एक ने तो मुझे बुलाया भी था और फिर मैंने उनसे कहा था कि आप सिर्फ ये दादोशुमार निकालें कि इससे कितने दरख्त कटेंगे और वो दरख्त कितनी ऑक्सीजन प्रोवाइड करते थे, ठीक है, और अंडरपास ना बनेगा तो कितनी ट्रैफिक रुकेगी और गाड़ियों के अंदर से कितना धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलेगी। ठीक है, अगर इनका रेशो आप बराबर कर दे तो मैं आपके हक में हूँ, बराबर कर दे, ज्यादा कम नहीं। ओके, लेकिन अगर नहीं और उस इशारे के ऊपर जो 4-4 मरतबा बंद होता था उस पर अगर 40-50 दरख्त कटे तो दरख्त नए लग जाएंगे, गाड़ियों को आप सेफ पैसेज देंगे, पेट्रोल हम निकालते नहीं है, डीजल हमारे यहाँ होता नहीं है, सारा बाहर से मंगवाते हैं और वो एक इशारा ख़त्म होने से आपको पता है कि उस वक्त से लेकर अब तक करोड़ों डॉलर्स का फ्यूल जो है बचा है लोगों का। सही कह रहे हैं, लोगों का भी नहीं, हुकूमत का, हमारे डॉलर्स बचे।
ये अकबर चौक पे आ जाए, अकबर चौक पे मैं रोजाना गुजरता हूँ, मेरा रोजाना का मामूल है वहां से आना और जाना। 4-4 दफा 5-5 दफा वो इशारा बंद होता है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और इतनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो आपके मोटरसाइकिल चिंची रक्षास हैं, गाड़ियां हैं, कि आप बंद गाड़ी में सांस आप आपका अपना बंद शीशा हो रहा खोल नहीं होता सकते हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता रेंगती है वहां से। वहां पर अगर अंडरपास बन जाए तो मुझे बताएं कितना फ्यूल मेरा भी बचेगा, लोगों का भी बचेगा, कौम का सरमाया बचेगा, और जो चंद दरख्त कटेंगे उनकी श्योरिटी ली जाए कि उनके दरख्तों को नई जगह पे लगा दिया जाएगा। ठीक है। अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ गई है कि पूरे का पूरा दरख्त निकाला जाता है और उसको लगा दिया जाता है। मुझे बताएं लाहौर के इर्द गिर्द जो मशरूम ग्रो सोसाइटीज बनी, उस पर कितना लोगों ने एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या हमने कानून के अंदर मौजूद है कि एक पेट्रोल पंप वाला 20 से 25 दरख्त लगाएगा, क्या उनको पाबंद बनाया? नहीं बनाया। इतने मरले का घर होगा तो उसके लिए एक दरख्त लाजमी होगा। सही। 5 मरले के लिए 1, 10 मरले के लिए 2, 1 कनाल के लिए 4। ये हमने कानून को इस तरह का कानून बनाया। देखिए इस तरह की सजेशंस आती रहती हैं, चीज़ें होती रहती हैं, मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, उन्होंने बिल्कुल सही, क्योंकि एनवायरनमेंट का मसला है हमारा। लेकिन ये एनवायरनमेंट का मसला इसी तरह से हल होगा अगर लोगों को फ्री कॉरिडोर दिए जाएंगे, उनका पेट्रोल, उनका वक्त, डॉलर्स, पैसा, कौमी सरमाया बचेगा। मुझे माफ़ी चाहता हूँ अगर मुझसे कोई गुस्ताखी हो, लेकिन मैंने नहर वाला आपको हवाला दिया। बिल्कुल। आज भी कोई एनजीओ आके, उन्होंने मुझे अपने खैर प्रोग्राम में बुलाया, उसके बाद बुलाया कभी नहीं। आज भी अगर कोई एनजीओ आके मुझे ये साबित कर दे कि ये जितने दरख्त इसमें से कटेंगे, हालांकि एलडीए ने श्योरिटी दी कि एक दरख्त भी नहीं काटा जाएगा, जितने नहर पे दरख्त कटे थे उसके बाद कितनी कार्बन डाइऑक्साइड उस इलाके से खत्म हुई। बिल्कुल सही। क्योंकि गाड़ियां तेजी के साथ गुजर जाती हैं। बिल्कुल। और यहाँ जितनी ट्रैफिक अभी तो ये अंडरपास भी छोटे हो गए भाई आपके लिए। आप जेल रोड वाला अंडरपास जो देखे, जो सबसे पहला है, बिल्कुल, जो पहला नवाज शरीफ साहब ने बनाया था, वो अब इतना कंजेस्टेड हो गया कि वहां भी लाइनें लग जाती हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। उसको भी खुला करने की जरूरत है, उसके बारे में भी कुल प्लान दें। दूसरा, इस पूरी रोड के ऊपर, ये शौकत अली रोड कहलाती है, पीको रोड से शुरू होती है, शौकत अली रोड की तरफ चली जाती है, जोहर टाउन इसकी आबादी की एक तरफ है। मुझे बताएं कि इस पूरी रोड के ऊपर 4 या 5 इशारे हैं। ऐसे ही है। और इसका अगर सिग्नल फ्री कॉरिडोर बन जाए कनाल तक, तो कितनी बचत है, बचत होगी। और फिर आप ये देखें कि जहां फ्यूल बचेगा वहां आपका माहौल भी साफ होगा। और फिर निगरान हुकूमत ने वाज़े तौर पे कहा है एलडीए इस पे पैसे लगाएगी। कंस्ट्रक्शन का काम हो भी नहीं रहा। कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ये अच्छी बात है, और होना चाहिए, लेकिन उसके जो कानूनी तकाजे हैं वो भी तो पूरे होने चाहिए ना। अब जो उसका एनवायरमेंटल सर्टिफिकेट है महकमा माहौलिया जारी करता है, वो भी तो जरूरी है, उसका जो डिजाइन है वो भी जरूरी है, उसका ट्रैफिक का जो मुतबादल निजाम है वो भी जरूरी है, उसके जो तकाजे हैं वो भी तो पूरे किए जाए ना। ये फैसला तो कल आया, इफ्तिताह तो 4 दिन पहले होता है। एलडी ने वैसे काम भी वहां शुरू नहीं किया, एलडी को पहले अभी काम भी नहीं शुरू हुआ। लेकिन ओवरऑल अगर फीचर्स इसके देखे जाएं, आवाम की इसमें बहुत भलाई है। और दूसरा खोकर साहब वाला पॉइंट भी ठीक है कि वो तकाजे भी पूरे होने चाहिए। दोनों सूरतों में फायदा किसको होगा? आवाम को ही होगा। ट्रैफिक का जो इतना दबाव है, आवाम की जान भी छूटेगी और आपको एक अच्छा स्मूथ रास्ता मिल जाएगा। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और खबर ये है जी, निगरान वजीर सेहत हैं डॉक्टर जावेद अकरम साहब, जिन्होंने कल सर्विसेज हॉस्पिटल का दौरा किया और हार्ट क्लिनिक यहाँ पे बनाने का फैसला किया गया है। खोकर साहब, कितना जरूरी है? जी बिल्कुल। पहले मैं ये बताऊं कि सर्विसेज अस्पताल में हार्ट क्लिनिक बनाया जा रहा है। पहले जो दिल वाला इतना बड़ा लाहौर में अस्पताल है पीआईसी, वो तो इनसे चल नहीं रहा। कभी वहां स्टंट गायब हो जाते हैं, कभी एक्सपायर स्टंट जो है ना वो मरीजों को डाल दी जाते हैं। साल 2-2 साल का वो बाईपास का टाइम दिया जाता है मरीजों को। एक बेड पर 4-4 मरीज है। और जो दिल वाला वार्ड, जो जनाब म्यू अस्पताल में भी दिल वाला वार्ड है, जिरा अस्पताल में भी दिल वाला वार्ड है, वो तो इनसे चल ही रहे। अब सर्विसेज अस्पताल में दिल वाला वार्ड बना लेंगे तो क्या 30 मार लेंगे? पहले जो दिल वाले वार्ड है म्यू अस्पताल में, जिरा अस्पताल में या दिल वाला अस्पताल है, उसको तो पहले चला लें। वहां लोगों का ये हाल है, वहां स्पेशल पीएसी अस्पताल जो दिल वाला अस्पताल है वो स्पेशलाइज्ड अस्पताल है, वो इनसे चल नहीं पा रहा, तो वहां पर क्या ये तीर मार लेंगे? खोकर साहब, क्यों नहीं चल पा रहा? क्योंकि वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, वहां पर काम इतना ज्यादा है, मरीज इतने ज्यादा है। अगर इन तमाम तो वहां पर अगर काम ज्यादा है, मरीज ज्यादा है, वर्कलोड ज्यादा है, तो वहां पर पेशेंट के मुताबिक उतने डॉक्टर भी ज्यादा देने चाहिए, वहां उतना बजट ज्यादा देना चाहिए, उतनी उसकी जो पार्किंग की जगह है वहां पर नई बिल्डिंग बनानी चाहिए। और पीछे जो ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है, उसके पीछे खाली ग्राउंड पड़ा हुआ नाले के साथ, वहां पर मजीद उसके वार्ड बनाए जाए, तो ये भी तो इसका हल है ना। अब एक छोटा सा यूनिट बना लेंगे वहां पर, जो सर्विसेज अस्पताल में ना वहां दिल का बाईपास होगा, सिर्फ एंजियोग्राफी होगी, एंजियोप्लास्टी होगी, और पैसों का
ज़्या होगा, इसकी बजाय ये करें कि जनूबी पंजाब में जाकर जनाब जनूबी पंजाब में जाकर हार्ट क्लिनिक बनाए, वहां पर जरूरत है जी। खोखर साहब, अगर कुछ बुनियादी सहूलतें इन हॉस्पिटल्स में भी दे दी जाएं तो आपको नहीं लगता कि पीआईसी का बर्डन कम हो जाएगा? सर्वसर अस्पताल में जो पहले सहूलतें हैं उनको तो पूरा करें, पहले जो वार्ड है उनकी तो सहूलतें पूरे करें। वो तो किसी हॉस्पिटल में सर्वसर अस्पताल में सिर्फ वीआईपी पेशेंट का इलाज होता है, वीआईपी जो ब्लॉक है वो बना हुआ है, बाकी पेशेंट बेचारे सर्वसर अस्पताल में जिले ख्वार हो रहे हैं। पहले जो अस्पताल है तो आपकी एग्री करती हूँ कि अल्लाह रहम करे, बहुत बुरे हालात हैं अस्पतालों के, लेकिन खोखर साहब की बात बिल्कुल ठीक है। आमिर भाई, मेरा पॉइंट ये है कि अगर इन अस्पतालों में बुनियादी ज़रूरतें जो हैं वो अगर देख ली जाएं, बुनियादी सहूलियात दे दी जाएं हार्ट पेशेंट्स के लिए, एंजियोग्राफी की बड़ा काम अगर आप पीआईसी में कर लें तो आपको नहीं लगता थोड़ा सा बोझ कम होगा? अच्छा, पहले तो मैं क्योंकि आप लोग दोनों पढ़े लिखे हो, वो रीडर ब्यूरोक्रेसी हैं, आप माशाल्लाह इतनी पढ़ी लिखी हैं। ये हार्ट फेलियर का मतलब तो मौत होता है। हार्ट फेलियर क्लिनिक, इसके अंदर खबर के अंदर लिखा हुआ है 3 जगह पे कि उन्होंने हार्ट फेलियर क्लिनिक। अच्छा, हार्ट अटैक का तो इलाज हो सकता है कि हार्ट अटैक हुआ किसी को, फेल हुआ, अगर वो कहेंगे फेल हुआ, फेलियर, मेरी कम इल्मी मेरे आरे आ जाती है, मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, मैं साइंस का हूँ। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, ये हार्ट फेलियर क्लिनिक का मतलब है कि जो आएगा मर के जाएगा। पहली बात है मुझे ये समझ आई, इस क्लिनिक का मतलब ये है, हार्ट फेलियर क्लिनिक। मुझे समझा दें अगर इसमें कोई और चीज़ है तो। दूसरा, अगर बोझ कम करना है पीआईसी पे तो भाई आप लाहौर से बाहर सोचें। ये जनूबी पंजाब की बात कर रहे हैं, लाहौर के इर्द गिर्द भी जो इलाके हैं वहाँ पे भी लोगों को हार्ट अटैक होता है तो सेकंड्स की गेम होती है, पीआईसी तो सब पीआईसी भागते, तो इसलिए बोझ है। तो भाई यहाँ से दूर बहुत करीब एक बहुत बड़ा शहर है फैसलाबाद, उनके हॉस्पिटल में ये हार्ट क्लिनिक्स बनने चाहिए, लेकिन हार्ट फेलियर क्लिनिक नहीं, हार्ट पेशेंट्स के क्लिनिक्स बनने चाहिए, वहाँ पे भी बनना चाहिए। फिर आपके पास गुजरा वाला है, फिर पिंडी है, फिर आपके पास इस तरह से छोटे छोटे इलाके बहुत सारे हैं। जेलम है। इसके बाद जनूबी पंजाब की कैसर साहब ने बात की तो मेरे दिल की बात की कि जनूबी पंजाब में रहीमयार खान है, सरगोदा है, वहाँ पे जाके बनाए। लाहौर से मुल्तान है, मेरी ये निगरान हुकूमत से भी दरखास्त है कि लाहौर से बाहर निकले। निगरान हुकूमत के हाथ जो है नहीं, अगर ये तो वजीर निगरान हुकूमत की है ना, इनसे कहे जाए ना यार, बक्कर जाए, मियाँ वाली जाए, लिया जाए, जाके देखे कि वहाँ के दिल के मरीजों के साथ क्या सलूक होता है। बहुत हालात खराब। सर्विसेज हॉस्पिटल की तो रोजाना इतने बड़े शहर में आमिर भाई ये कुछ हो रहा है तो आप बाहर क्या कर रहे हैं? वहाँ पे भी अभी आज मेरे साथ कैसर साहब भी चले जाए, आप भी चले, हम तीनों चलते हैं, 3 रुकनी बेंच बन जाता है। पीआईसी में ज्यादा मरीज लाहौर से नहीं है। ऐसे ही है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। आप पीआईसी की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप अभी चिल्ड्रन चले जाएं, यहाँ पर बाहर से मरीज होंगे, बाहर से कितने मरीज, आप बाहर ले जाना नहीं चाहते हैं, तो ये क्योंकि एक डॉक्टर है तो ये बाकी डॉक्टर को चाहते नहीं कि लाहौर से बाहर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सॉरी, मतलब हमारे बहुत हरदिल अजीज हैं, मेरे बहुत अच्छे तल्लकात हैं, लेकिन खुदारा इनसे कहें कि ये बाहर निकलें, छोटे शहरों में जाके हार्ट क्लिनिक्स बनाएं, वहाँ लोगों को बहुत जरूरत है। डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमेशा, मैं क्योंकि प्रोग्राम में आते रहते हैं, उनको ये सजेशन दे, वो कहते हैं हम काम करना चाहते हैं, करेंगे भी, लेकिन आपके सामने वक्त, टाइम और कितनी महदूद सर्विसेज में बना सकते हैं तो वहाँ क्यों नहीं बना सकते? हाँ, ये भी आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल बक्कर में बना दे, कहाँ बनाएंगे, यहाँ तो सारे हालात ही। चले किसी 2-1 जगह तो इतना टाइम तो है ना। मैं कहती हूँ मौजूदा सहूलियात को ही आवाम तक पहुँचा दें, बहाल कर दें, यहाँ लोगों को काम करने की आदत ही नहीं। 53 टीचिंग अस्पताल है, 53 टीचिंग अस्पताल है, उन तमाम टीचिंग अस्पताल में हार्ट क्लिनिक बन जाए तो क्या बुरी बात है? चलो, एक जब पेशेंट एक को हार्ट अटैक होता है तो उसको इनिशियल ट्रीटमेंट तो मिले, तो फिर इनिशियल ट्रीटमेंट मिलने के बाद जो बाकी उसका अगर बाईपास होना है तो वो फिर पीआईसी शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि पीआईसी का जो बोझ है वो भी कम हो जाएगा और वो लोकल लेवल पर लोगों को जो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम इसमें ब्रेक में मजीद बात कर लेते हैं। आयशा, ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। 2 रोज के दौरान जनरल अस्पताल के कुत्ते के काटे के 35 केस रिपोर्ट हुए हैं और मैं प्रोग्राम के बिल्कुल स्टार्ट में बता रही थी, असल में मैं राव साहब से बहुत दफ़ा शिकायत भी कर चुकी हूँ जी। समनाबाद के इलाके में बहुत ज़्यादा आवारा कुत्ते हैं और एक्चुअली एक एक गली में आपको 3-3, 4-4 कुत्ते नज़र आ रहे होते हैं। ऑब्वियसली हमने अपने आसपास के एक्सपीरियंस को डिस्कस करना होता है और आप खौफजदा हो जाते हैं। अब कुछ नहीं आपको पता, अगर एकदम से काट जाएं, हमारे करीबी अस्पतालों में ये सहूलियात भी नहीं है कि फौरी तौर पर इलाज हो। जी बिल्कुल, मैं ये बताऊं कि बल्दिया लाहौर का काम है कि आवारा कुत्तों को पकड़ना, लेकिन बल्दिया लाहौर इस वक्त फाल नहीं है, बल्दियाती नुमाइंदे नहीं है, बल्दियाती मेयर नहीं है हमारा लाहौर का, बल्दियाती टाउन के जो मेयर है वो नहीं है, वो उनकी जो ड्यूटी है वो करते हैं
कमिश्नर साहब जो है वो अपनी दूसरी जो एक्टिविटी करते रहते हैं और बल्दियात की तरफ कोई तवज्जो देने वाला नहीं है। बल्दियात जो है ना बिजारों बंद कर रहा है, बल्दियाती इलेक्शन जो है ना वो नहीं हो रहे। हालांकि बल्दियात ने महकमा इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी भी मुकम्मल कर ली थी, लेकिन सूबाई इलेक्शन आगे आ रहे हैं। माजरत के साथ खोखर साहब मुझे आपको रोकना पड़ा, वक्त बहुत ज्यादा कम है। हम आने वाले शो में प्रॉपर इस पे बात भी करेंगे। ये बहुत ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है कि इतने हॉस्पिटल में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और आपके पास बुनियादी इलाज भी नहीं है। एक ब्रेक लेनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। हेडलाइंस के बाद हम नाज़रीन आपको ज्वाइन करेंगे। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और हमेशा मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है जब मैं अपनी फील्ड के कामयाब तरीन लोगों को और ख़ास तौर पर जब वो ख़वातीन हों तो यकीन माने फ़ख्र से जो है वो सर बुलंद हो जाता है। वैसे भी वुमेंस डे की भी आमद है और फिर वो ख़वातीन के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते थे, कहीं सिन्फ़े नाजुक कहा जाता था, कहीं कहा जाता था कि फ़लाँ जो फील्ड है वो ख़वातीन के लिए अच्छी है, फ़लाँ नहीं है। हम माशाल्लाह से हमारी बहादुर ख़वातीन ने आज हर फील्ड में जो है वो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हुए अपनी मिसाल कायम की है। सो आज की भी हमारी गेस्ट जो हैं माशाल्लाह लाहौर हाई कोर्ट बार की 150 साल तारीख में वो पहली बार खातून सेक्रेटरी मुंतखब हुई हैं और हम सब ख़वातीन के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात है। अक्सर लोग कहते हैं कि वकालत का पेशा ख़वातीन के लिए मुश्किल है, बहुत सारी हर्डल्स होती हैं। अच्छा, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है और इस फील्ड में अगर आप चले जाएं तो इतने सारे मर्द हजरात हैं, ख़वातीन के लिए काम करना ईजी नहीं है। फिर कुछ इस तरह की बातें भी सुनते हैं कि अच्छा जी ख़वातीन तो आगे बढ़कर उस तरह से दौड़े लगा ही नहीं सकती जिस तरह से मर्द हजरात लगाते हैं। लेकिन ये वो ख़वातीन हैं जो कि अपनी मिसाल आप हैं, दूसरों के लिए मिसाल हैं और बता देती हैं कि ये तमाम बातें जो हैं अब बहुत पुरानी होकर रह गई हैं। अपनी गेस्ट की तरफ चलते हैं जी। हमारे साथ सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं सबाहत रिजवी साहिबा ने ज्वाइन किया है। अपने शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ये हम तमाम ख़वातीन के लिए बहुत फ़ख्र की बात होती है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। थैंक यू सो मुझे मच। कुछ अपना इस फील्ड का एक्सपीरियंस सबसे पहले बताएं, क्योंकि मैंने उन लोगों की सोच जो है जो कहते हैं कि इस फील्ड में ख़वातीन तो काम कर ही नहीं सकती हैं, उनको हमने बदलना है। मैं समझती हूँ ये तो खैर बिल्कुल एक मिसोजिनिस्ट स्टेटमेंट है जो हमारे यहाँ तकरीबन 1700-1800 मेंबर्स हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की, और जो लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार है उसकी मोर देन 2000 है। सो मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल गलत बात है। ऑल्दो इट्स अ मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन, लेकिन यहाँ ख़वातीन काम करती भी हैं और कर भी रही हैं बड़ी सक्सेसफुली, एंड आई एम वन ऑफ देम। एग्जैक्टली, तो वो ये मिसाल हमारे सामने मौजूद है। अच्छा जी, मुझे ये बता दीजिएगा, फील्ड में आना आपका प्लान था, एक्सीडेंटली हुआ? क्योंकि हमारी सोसाइटी अभी भी पेरेंट्स देखे ना कहते हैं अच्छा ये वाला काम तो लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है। सो आपने फील्ड कैसे ज्वाइन की, फिर आपके एक्सपीरियंस की तरफ आइए। जी मैं मेरे बेसिकली माई पेरेंट्स वांट मी टू बी अ लॉयर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। स्पेशली माई मदर, ये मेरी माँ की ख्वाहिश थी और वो समझती थी कि चूँकि मैं बड़ी मतलब उनका ख्याल था कि आई एम अ बिट ओवर कॉन्फिडेंट, तो ये मैं आई कैन बी अ गुड लॉयर। सो इसलिए उनकी ये ख्वाहिश थी, तो फिर ज़ाहिर है खुदा ने रास्ते बनाए और फिर आई बिकम अ लॉयर। लेकिन मेरे पेरेंट्स सपोर्टेड मी ऑल द वे, और मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरे माँ बाप मेरी फैमिली की थी। हाँ यस, हालांकि हमारी जो फैमिली में रिमोट लोग हैं उनका ख्याल था कि ये लड़कियों की फील्ड नहीं है, और मैं अपनी फैमिली में पहली लड़की हूँ जो इस प्रोफेशन में आई हूँ। वरना हमारे यहाँ हम चूँकि बाय कास्ट सैयद हैं तो ज़ाहिर है हमारे मायूब समझा जाता है वकालत के प्रोफेशन को, और स्पेशली लड़कियों के लिए। सो मेरे ये पेरेंट्स का डिसीजन था एंड आई ऑनर दैट डिसीजन एंड आई एम प्राउड ऑफ इट कि ये उन्होंने फैसला किया है मुझे यहाँ पे। कैसा लगता है अपना ये डिसीजन आज इस मुकाम पे पहुंचकर? ऑब्वियसली आपने बहुत स्ट्रगल की होगी, एक लंबी मेहनत होती है, एकदम से आप किसी मकाम पे नहीं पहुंच जाते। सो आपको खुद कैसा फील होता है? अपना डिसीजन बिल्कुल ठीक लगता है? हाँ जी बिल्कुल। इस तरह है कि इंसान की ज़िंदगी में ऐसे फेजेस आते हैं जब आप सोचते हैं कि शायद कुछ और कर लेते तो बेहतर था, तो वो ज़ाहिर है वो फेजेस होते हैं हर प्रोफेशन के ना। और लेकिन फिर वही वाली बात है कि कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ये मेरे अपने मुझ पे भी इस तरह के बहुत सारे फेजेस आए हैं जहाँ मैंने सोचा कि ये इट्स अ वेरी टफ प्रोफेशन, और फिर स्पेस बड़ी कम थी ख़वातीन के लिए, एंड आई हैव टू मेक दैट स्पेस, और मुझे आई हैव टू कम आउट ऑफ माई जेंडर टू बिकम अ लॉयर। सो वो चीज़ें काफ़ी दफ़ा आपको फ्रस्ट्रेट भी करती हैं, डिसअपॉइंट भी करती हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर मैंने हिम्मत की, फिर मेरी सच्ची बात है
जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मेरी फैमिली मेरे बहुत सपोर्टिव थी, फिर मेरा ऑफिस जो है वो उन्होंने मुझे बहुत मॉरल सपोर्ट दी, तो उसकी वजह से मैं समझती हूँ कि आज अगर मैं कहीं खड़ी हूँ तो क्रेडिट गोज टू देम। व्हाट डू यू थिंक कि आपको कभी फीमेल होने के नाते ये महसूस हुआ कि मेल डोमिनेटिंग आपकी फील्ड है, आपके पास केसेस उस तरह से कम आ रहे हैं, या आपको पीछे किया जा रहा है, या उस तरह से आपको आगे आने का मौका नहीं दिया जा रहा, कभी ये फील हुआ? हाँ जी, हुआ, बिल्कुल फील होता है, क्योंकि देखें ये आप अगर अभी भी आप देखें मेरी मतलब मेरी 18 साल की स्टैंडिंग है, लेकिन अगर आप मेरे साथ अगर कोई 5 साल या 6 साल की स्टैंडिंग का मेल खड़ा होगा और आई एम देयर, मतलब नॉट बीइंग एज अ सेक्रेटरी बट एज अ फीमेल लॉयर, तो जो भी मर्द केसेस लेके आते हैं दे प्रेफर मेल ओवर मी। हालांकि मेरी स्टैंडिंग ज़्यादा है, मैं सीनियरिटी में ज़्यादा हूँ, लेकिन वो प्रेफर करेंगे मेल को। तो दिस इज़ अ माइंड सेट बेसिकली जो सोसाइटी का है कि दैट दे प्रेफर मेल, और वो समझते हैं कि जो मेल वकला है वो ज़्यादा लॉ नोइंग है, वो ज़्यादा सुन सकते हैं, और जजेस जो हैं उनको ज़्यादा यानी वेटेज देते हैं उनकी बात को। ये माइंडसेट ज़रूर है बिल्कुल। सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार यहाँ तक कैसे पहुँची, कैसे ख्याल आया कि आपको इलेक्शन की तरफ जाना है, ख़वातीन की नुमाइंदगी करनी, बेसिक आपका मकसद क्या था इस तरफ आने का? बेसिकली मैं बार पॉलिटिक्स में तकरीबन 2005-6 से हूँ, और मैंने बड़े दोस्तों के इलेक्शंस कंटेस्ट किए हैं, और ये मेरा अपना पर्सनल पहला इलेक्शन था, और मेरा सिर्फ मैं पिछले 3 साल से कुछ आइडिया था कि जीत भी जाएंगे? जी, मुझे आई वाज श्योर दैट आई विल विन। दैट्स ग्रेट, क्योंकि मैंने इलेक्शन ये जीतने के लिए लड़ा था, तो इसलिए मुझे, हालांकि मेरे जो साथ बहुत सारे लोग थे, जब मैंने इलेक्शन अनाउंस किया तो वो मुझे कहते थे कि ये इम्पॉसिबल है, कभी आज तक हाई कोर्ट की हिस्ट्री में कोई खातून सेक्रेटरी नहीं बनी और ये मर्दों की सीट है, तो तुम कैसे बन सकती हो, तो ये नामुमकिन काम है जो तुम करने जा रही हो, फिर आपने मुमकिन करके दिखा दिया। इट्स नॉट पॉसिबल। और मैं समझती हूँ सबसे ज़्यादा रिजेंटमेंट मुझे उन लोगों से फेस करना पड़ी जो सारी ज़िंदगी जिनके साथ मैंने काम किया था, जिनके साथ मेरा बड़ा करीबी ताल्लुक़ था, जो मेरे एल्डर्स थे, जो पॉलिटिकली मुझे गाइड करते थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा मुझे यानी उनकी तरफ से मुझे रिजेंटमेंट फेस करनी पड़ी, एंड दे डिस्करेज मी द मोस्ट। लेकिन जो लोग मेरे साथ खड़े हुए इस डिसीजन में, वो मेरे उस्ताद हैं आबिद साकी साहब, और फिर हमारे प्रोग्रेसिव अलायंस एक हमारा ग्रुप है, उसमें राहील चीमा साहब, उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया, फिर मेरी अपनी फैमिली मेरे साथ सपोर्टिव थी। सो वी हैव प्लान कि अब हमने ये इलेक्शन जो मर्जी हो जाए, हमने ये इलेक्शन लाजमी लड़ना है और हमने जीतने के लिए लड़ना है। सही। अब इलेक्शन जीतने के बाद मुझे बताइएगा करना क्या चाहती हैं ख़वातीन वकला के लिए, क्योंकि अब हमारा बुनियादी मकसद ये होना चाहिए ना, आपने खुद भी एग्री किया कि फील्ड में मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन को सर्वाइव थोड़ा करना पड़ता है, तो कुछ प्लान तो आपने किया होगा ना? जी, मैंने, सच्ची बात है कि मैं आई डोंट वांट टू बी डिसऑनेस्ट विद माय कम्युनिटी एंड पीपल एज वेल, सो मैंने कोई लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं की, लेकिन मेरी एक प्लानिंग ज़रूर है, और वो ये है कि आई वांट टू सर्व माय बार एंड आई वांट टू डीपोलिटिसाइज द बार। जो कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि हमारी बार जो हैं दे हैव बीन पोलिटिसाइज्ड, और जो नेशनल पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है लीगल फ्रेटर्निटी को, और मैं समझती हूँ कि ये हमारे लिए डेंजरस है, क्योंकि हम वाहिद यानी लॉयर्स वाहिद कम्युनिटी रह गए हैं जो कि आज़ाद हैं और जो किसी प्रेशर में या किसी उसमें नहीं आते। सो मैं समझती हूँ कि एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दूसरा फीमेल लॉयर्स के लिए डेफिनेटली, मैं सिर्फ फीमेल लॉयर्स के लिए काम नहीं करना चाहती, मैं यंगस्टर्स के लिए भी करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने वो फेजेस गुजारे हुए हैं, मुझे पता है कि यंगस्टर्स जो हमारे आजकल हैं वो बेचारे बिल्कुल दे आर ब्लाइंड, दे हैव नो ट्रैक, दे डोंट नो व्हाट टू डू और वेयर टू गो, और किस तरह से यानी उन्होंने करना है, चलना कैसे है, प्रोफेशन में क्या लेके जाना है। सो मैं समझती हूँ कि ये 2 जिम्मेदारियाँ हैं जो, और टाइम मेरे पास 1 साल है, विच इज़ वेरी शॉर्ट टाइम। So I will try my best to do maximum for my community इंशाल्लाह। हम भी दुआ गो हैं, अल्लाह ताला आपको हिम्मत भी दे और आपकी मदद भी करे जो आप काम करना चाह रही हैं। लड़कियों को सजेस्ट करेंगी इस फील्ड में आना चाहिए? हाँ, बिल्कुल आना चाहिए। मैं समझती हूँ कि हमें वी नीड टू ब्रेक आवर टैबूज, और ये टैबू है कि ये लड़कियों के लिए फील्ड नहीं है, हमें आना चाहिए। मैं आपके सामने एक मिसाल हूँ कि मैं आई एम अ प्रोफेशनल लॉयर, और उसके बाद मैंने पॉलिटिक्स भी की है। सो ये कोई ऐसी मतलब ये नो गो एरिया नहीं है। हम जितना मर्जी मॉडर्न होने का दावा कर ले, हमारे पेरेंट्स अभी भी रिलक्टेंट होते हैं। जब पता चलता है ना, आप किसी भी कोर्ट के बाहर से गुजरे, आप मॉडल टाउन कचहरी के बाहर से मैं हर रोज़ गुजर के आती हूँ, आप ज़िला कचहरी की तरफ चले जाएँ, वो इतना हुजूम नज़र आता है। सो मैं बीइंग अ पेरेंट समझूंगी कि शायद मुझे अपनी बच्ची को यहाँ भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए, इतना रश होता है। आज भी पेरेंट्स की ये सोच है। सो आप समझती हैं कि ख़वातीन के लिए फील्ड सेफ भी है?
अच्छी भी है, और फिर हमारा जो आज बुनियादी मकसद बन गया है, अर्निंग भी अच्छी होनी चाहिए, सब कुछ है। देखिए ना, सेफ तो मैं समझती हूँ कि जब खवातीन घर से निकल आती हैं तो कोई भी फील्ड ऐसा सेफ नहीं है, आप कह सकते हैं। Exactly. ये सिर्फ वकालत नहीं है, कोई भी फील्ड सेफ नहीं है। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, और फिर आपकी फैमिली को आप पे इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि वो आपको अगर बाहर भेज रहे हैं तो दे शुड ट्रस्ट यू कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वही करेंगे। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो इकोनॉमिक यानी आप कह रही हैं स्टेबिलिटी, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। वकालत में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज़ द मेन इशू जो हमारे न्यू कमर्स को फेस करनी पड़ती है, और 5-6 साल तक यू कीप ऑन स्ट्रगलिंग विद यानी योर इकोनॉमिक्स। और ये बहरहाल एक बात है कि आपको इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है इस प्रोफेशन में, और उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है कांस्टेंट। लेकिन फिर अगेन वही बात है कि अगर आपकी कमिटमेंट है एंड यू वांट टू परस्यू दिस प्रोफेशन एज अ करियर, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज़ आपको रोक सकती है या कोई ममानियत है, तो यू कीप ऑन गोइंग और रास्ते अल्लाह ताला की ज़ात बनाती रहती है। बिल्कुल आपने सही कहा। अब आ जाते हैं जो आपकी बुनियादी, जो मैं समझती हूँ जिम्मेदारी भी है और लोगों को आपसे उम्मीद भी होती है कि हमें जी इंसाफ मिलेगा। इंसाफ के तकाजे उस तरह पूरे नहीं होते, वो एक इतना लंबा प्रोसेस बना दिया गया है कि जो लोग राइट पे होते हैं वो बेचारे केसेस में चक्कर लगा लगा के इतने रुल जाते हैं। ख़वातीन कैसे इतने सारे मसाइल हैं, लोग कहते हैं अगर अदालत जाएंगे तो हमारा तमाशा बन जाएगा, बार बार बुलाया जाएगा, इंसाफ जल्दी नहीं मिलता। लोगों का माइंड सेट ये बन गया, कैसे चेंज किया जा सकता है? देखिए, इंसाफ फराहम करना वकीलों की जिम्मेदारी नहीं है, ये अदालतों की जिम्मेदारी। और मैं समझती हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमारी जो अदलिया है, दे आर अ बिट मतलब दे आर फेल्ड, मैं समझती हूँ, टू डिस्पेंस विद द जस्टिस। और दिस इज़ द रीज़न कि अदालतों में अंबार लगे हुए हैं केसेस के, और हमारे जो हमारी कोर्ट्स हैं दे आर नॉट फ्री टू डू पॉलिटिकल केसेस, और आम लोगों के, आम जनता के केसेस जो है उसका सुने नहीं जा रहे, और लोग जेलों के अंदर मर रहे हैं, और उनकी अपीलें जो हैं वो उस वक्त फिक्स होती हैं जब वो जेलों में उनकी डेथ हो चुकी होती है। सो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस इज़ प्योरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जजेस एंड जुडिशरी। लेकिन बहरहाल वकीलों का उसमें ये ज़रूर किरदार है कि जो केसेस हैं वो हम अपने तौर पे करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है अगर जजेस उसको डिस्पेंस विद नहीं कर रहे, या उसको सुन नहीं रहे, या उसको डिसाइड नहीं करे, तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। हम मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि जो शख्स हमारे पास अपनी वो लेके आया है, यानी प्रॉब्लम लेके आया है, we can help him by filing a case in the court, but that case has to be decided by the judges. So we cannot do anything in that except कि we can proceed with the case. अब एक तासुर जो आम शहरी का है वो ये है कि जी हम अगर अपनी कोई फरियाद लेके जाएं या इंसाफ के हसूल के लिए जाएं तो अदालतों से इंसाफ बगैर पैसों के नहीं मिल सकता, या फिर आपके पास कोई अच्छा खासा बड़ा नाम होना चाहिए। इसलिए मैं बहुत सारे लोगों को इस तरह देखती हूँ कि वो बेचारे अपने ऊपर जुल्म कराई जाते हैं। ख़वातीन इतनी ऐसी हैं, बहुत सारे तशद्दुद के वाक़यात देख लें, तेज़ाब गर्दी के वाक़यात देख लें, इतने पुराने केसेस चल रहे हैं। इंसाफ के तकाज़े, अब हम लोगों को इन चीज़ों को आसान बनाना है, लोगों में शऊर बेदार करना है, हम सबकी बहसियत कम्युनिटी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। व्हाट डू यू थिंक, कुछ सेमिनार्स लोगों की आगाही के लिए, कुछ ऐसे मोटिवेशनल गैदरिंग्स वक्त की अहम ज़रूरत है? मैं समझती हूँ कि लोगों की अवेयरनेस तो वो तो स्टेट लेवल पे हो सकती है। हम वकील अपने सतह पे तो शायद ना कर सके, हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम अपनी कम्युनिटी की अवेयरनेस के लिए वो सेमिनार्स या वर्कशॉप्स करा सकते हैं कि किस तरह एक्सपीडिशियसली केसेस को रिजॉल्व किया जाए, किस तरह से यानी केसों को आगे चलाया जाए, आगे बढ़ाया जाए, लोगों की मुश्किलात को कैसे कम किया जाए, दैट वी कैन डू। और हमारी जो बार काउंसिल्स हैं, दे हैव अ हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो इस चीज़ को इंश्योर कराएं कि अदालतों में जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो कम हो, और वो ज़ाहिर है जुडिशरी के साथ मिलके हो सकता है। बार अकेली ये काम नहीं कर सकती, बेंच हैज़ टू कंट्रीब्यूट एज वेल। अब ये जो फुटेज मैं देख रही हूँ, बार बार हमारी प्रोड्यूसर स्क्रीन पर चला रही हैं, इतने सारे मर्दों में आप माशाल्लाह कामयाबी के साथ जो है वो लोगों को बता रही हैं कि जी मैं मिसाल मौजूद हूँ। बहुत खुशी की ये बात है, हम लोगों ने इस मिसाल को आगे कायम रखना है। ये जो रिवायत आपने कायम की, आपको लगता है आगे इसी तरह से चलती रहेगी? कि मेरी ख्वाहिश तो बहुत है। बेसिकली ये मैं पहला कतरा भी इसीलिए बनी थी कि ये एक गेटवे है फॉर अदर फीमेल्स। अगर आज मैं इलेक्शन लड़के जीत सकती हूँ
जो नामुमकिन काम था अगर वो मैंने किया तो somebody else can do that as well। बिल्कुल आपने सही कहा। अब कुछ आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहूंगी। मुझे ये बताइएगा, काम की वजह से कभी अपने घर की लाइफ डिस्टर्ब हुई? क्योंकि वकीलों का तो कहा जाता है कोई टाइम नहीं होता, कभी सारा सारा टाइम दफ्तर में बैठना पड़ जाता है। सो अपनी लाइफ को कितना आप खुद कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं? घर को टाइम देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑब्वियसली आप जितना मर्जी कहें कि अच्छा जी वर्किंग खवातीन हो, घर में बच्चों को देखना, अपने घर की कुछ चीज़ें जो हैं वो आपने खुद ही करनी होती हैं, वो आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। सो किस तरह मैनेज करती हैं? मैं समझती हूँ कि वाकई यू आर राइट कि ये प्रोफेशन इतना यानी टाइम टेकिंग है कि आपकी जो सोशल लाइफ है, स्पेशली आपकी फैमिली लाइफ, वो काफ़ी डिस्टर्ब होती है। और सच्ची बात है, मेरी तो फैमिली बड़ी तंग है। वो समझते हैं कि मैं आई हैव गिवन टू मच टाइम टू माई करियर। और ये बात बिल्कुल आई एग्री विद यू कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आप खुद अपनी ज़ात के लिए कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है इस प्रोफेशन के जो यानी कंस्ट्रेंट्स इतने हैं और ये इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। ऑब्वियसली ना आपके लिए सम टाइम अपनी छुट्टियों को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कोई ईद वगैरह का इवेंट है, आप उस तरह से घर में भी प्रॉपर टाइम नहीं दे, आपके लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले होती है। हाँ जी, और वो एक और भी वजह है कि जो क्लाइंट्स हैं उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि वकील भी इंसान होते हैं। वो समझते हैं कि वकील सिर्फ वकील ही है, तो वो इसलिए वो ऑड आवर्स में भी दे कीप ऑन कॉलिंग यू एंड टेलिंग देम कि जी हमारे ये मसाइल है, हमारा ये मसला हो गया, ये प्रॉब्लम हो गई, यू हैव टू कम एंड रिजॉल्व इट। लेकिन उनको ये दे नीड टू अंडरस्टैंड कि लॉयर्स आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे ये बताएं फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, मजीद आगे क्या करना चाह रहे हैं? मैं जी सच्ची बात है, मैंने कभी बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं की। आई डोंट बिलीव ऑन फ्यूचर प्लान्स। सो इसलिए मैं समझती हूँ कि जो भी रास्ते में आ रहा है वो सिर्फ इस तरह हो कि मेरी एक दुआ है कि अल्लाह ताला इज़्ज़त आबरू के साथ मेरे लिए जो भी आगे उसने यानी मामला रखा हुआ है वो इज़्ज़त आबरू के साथ हो। तो फिर बाकी फ्यूचर प्लान्स तो वो मौला का कॉल है ना कि मैंने अपने इरादों के टूटने से खुदा को पहचाना है। तो मैं आई डोंट बिलीव ऑन फ्यूचर प्लान्स। बहुत अच्छी बात आपने कही। देखने वाली खवातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? जी मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी दैट दे हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। बेसिकली हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी कंजर्वेटिव सोसाइटी स्टिल। और औरतों के लिए यहाँ पे हम कहते तो हैं, हम में बैठे हुए हैं, लेकिन स्टिल आई थिंक दैट देयर इज़ डिस्क्रिमिनेशन रिगार्डिंग वुमेन। और उस डिस्क्रिमिनेशन को आपने बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी बहादुरी से और पूरी अपनी स्ट्रेंथ के साथ आपने फेस करना है। और नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अगर आपको कोई ये बात कहता है तो ये बिल्कुल गलत बात है। मैं नहीं समझती कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो नामुमकिन है। हाँ जी, और आपने उसको मुमकिन अगर कर दिखाना है तो उसके लिए आपको हिम्मत करनी है, इस हसार से बाहर निकलना है कि मर्द हैं या खातून हैं। आप यकीन माने अल्लाह ताला ने तमाम लोगों को तमाम सलाहियतें दी हैं, बस आप कुछ सोचें कि आपने करना है, उसको कर गुजरने की हिम्मत रखें और मेहनत करते रहें। इंशाल्लाह ये जो बड़ी कामयाबी की एक बड़ी मिसाल हमारे सामने है, तो आप भी कल को ये मिसाल बन सकते हैं। सिर्फ आपने हिम्मत करनी है और लगन के साथ काम करना है। थैंक यू सो मच, गुड लक। इसी तरह से माशाल्लाह आप आगे बढ़ती रहें, काम करती रहें, हमारे लिए बहुत ये फख्र की बात है। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद प्रोग्राम में जी हम सेगमेंट्स शामिल करने वाले हैं। सेगमेंट्स में सबसे पहले वीकेंड आपको बता देते हैं मौसम कैसा होगा टुडेज वेदर में। अच्छा जी, अब हमें मौसम की अपडेट्स बताने के लिए कोमल ज्वाइन करेंगे, इस वक्त बाहर मौजूद है। ओवर टू यू। बिल्कुल अन्ना, लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो सूरज और बादलों के दरमियान आंख मिचल का सिलसिला जारी है। इस वक्त जो है वो मौसम कदरे बेहतर महसूस किया जा रहा है। सुबह औकात में हमने देखा था कि थोड़ी थोड़ी सी जो है वो सूरज की किरणों में तपिश महसूस की जा रही थी, जो कि इस वक्त चूँकि बादलों ने बसेरा कर लिया है तो लाहौर शहर का मौसम बेहतर महसूस किया जा रहा है। शहरी भी आज कुछ नज़र आ रहे हैं, वीकेंड भी है, तो महकमा मौसमियात ने बताया तो है कि दोपहर के औकात में थोड़ा सा टेम्परेचर इजाफा देखेंगे और साथ ही साथ सूरज की किरणें भी तेज़ होंगी, तो शहरियों को थोड़ी सी गर्मी भी बर्दाश्त करना पड़ेगी। तो शहरी जो है वो थोड़ा सा एहतियात करें, मौसमी सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए अपनी जो है वो मुख्तलिफ प्लानिंग को सर अंजाम दें। मौजूदा टेम्परेचर के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त अन्ना दर्जा हरारत जो है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि अमूमन तो ये ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन इस वक्त जो है वो उसमें हरारत महसूस नहीं की जा रही। महकमा मौसमियात ने भी आने 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर के मौसम में मज़ीद तब्दीलियों के हवाले से भी इम्कानात ज़ाहिर कर दिए हैं। फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात की जाए तो लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह फिर से ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है और मजमूई शरह के एतबार से लाहौर पहले नंबर पर देखा जा रहा है। AQI की जो हमने रिकॉर्ड की है वो है 189, जिसके एतबार से शहरों को हिदायत की जा रही है कि अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं। जी।
थैंक यू सो मच कोमल। मौसम की सूरत हाल आपने बताई जी, आज मौसम कैसा रहेगा। सेगमेंट है जी, हमने आपको बतानी है आज की रेट लिस्ट आज के भाव में। अच्छा जी, सब्जियों के रेट क्या हैं, कौन सी सब्जी आपको किस कीमत पर मिल रही है, रुमेल ज्वाइन कर रहे हैं, उनके पास है आज की रेट लिस्ट। ओवर टू यू। हाँ जी बिल्कुल, आलू, प्याज और लहसुन, अदरक समेत मुतादिद सब्जियों की कीमतों में आज 40 रुपए फी किलो इजाफा देखने में आया है, जबकि दर्जा अव्वल की कीमत में दर्जा सौम और दर्जा दोम सब्जियों की जो फरोख्त है जारी है। जो ज़िले इंतज़ामिया है वो सरकारी नुर्खनामे पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। चैलेंज बन चुका है ज़िले इंतज़ामिया के लिए इस सरकारी नुर्खनामे पर अमल दरामद करवाना। कीमतों की अगर बात करें तो आलू की फ़ी किलो कीमत, जो दर्जा अव्वल आलू है उसकी फ़ी किलो कीमत में आज 2 रुपये इजाफे के बाद उसकी जो सरकारी कीमत है वो 40 रुपये किलो मुकर्रर की गई है, मगर शहर भर में दर्जा अव्वल आलू जो है वो 50 से 60 रुपये किलो के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दर्जा दोम आलू जो है वो 3 रुपये इजाफे के साथ उसका जो सरकारी नुर्ख है वो 36 रुपये किलो मुकर्रर है, मगर दर्जा दोम आलू जो है वो 40 से 50 रुपये किलो के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो दर्जा सौम आलू है वो 5 रुपये इजाफे के बाद 33 रुपये उसकी कीमत मुकर्रर है, जबकि ये भी 40 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो प्याज की बात करें तो प्याज दर्जा अव्वल जो है वो 5 रुपये इजाफे के बाद इसका सरकारी नुर्ख जो है वो 145 रुपये फी किलो मुकर्रर है, जबकि बाजार में दर्जा अव्वल प्याज 200 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दीगर सब्जियों की अगर बात करें तो देसी लहसन जो है वो 5 रुपये इजाफे के बाद इसकी जो सरकारी कीमत है वो 300 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि शहर भर में देसी लहसन जो है वो 400 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसन की अगर बात करें तो इसकी जो कीमत है वो कंट्रोल में नहीं आ रही है। मुसलसल इजाफे के बाद आज भी जो है वो इसकी कीमत में 40 रुपये फी किलो इजाफा देखने में आया है। 640 रुपये सरकारी नुर्ख जो है वो लहसन का मुकर्रर है, जबकि बाजार में जो लहसन थाईलैंड का है ये 700 से 800 रुपये किलो के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है। इतना दीगर तमाम सब्जियां मेथी, बैंगन, बंद गोभी, फूल गोभी, शिमला मिर्च और मटर में भी जो है वो इसकी कीमत में भी 5 रुपये इजाफे के बाद इनकी कीमतों में भी इजाफा देखने में आया है, जबकि ये भी सरकारी मुकर्रर करदा कीमत से जायद में जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि सब्जियों की कीमतों में एक तरफ जो इजाफा कर दिया जाता है तो दूसरी तरफ जो दुकानदार हैं वो मनमानी कीमत वसूल करते हैं, तो हमें जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो महंगी सब्जी है वो ख़रीदना पड़ती है। ज़िले इंतज़ामिया से शहरियों का ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो सरकारी नुर्खनामा है इस पर अमल दरामद यकीनी बनाकर गरीब आदमी को, आम आदमी को 2 वक्त की रोटी खाने के लिए जो सब्जियां बिल्कुल ऐसे ही है जी, लोग यही मुतालबा कर रहे हैं। वो आप चाहे किसी स्टोर पे चले जाएं, चाहे सब्जी की खरीदारी करने के लिए चले जाएं, क्योंकि रेट लिस्ट पर जो सरकारी रेट निकाले जाते हैं उस पर कहीं पे भी अमल नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच रुमेल, आपने हमें बताया जी क्या हालात हैं बाहर इस वक्त। सो अब बढ़ते हैं जी अगले सेगमेंट की तरफ, आज की हेल्थ डिटेल। अच्छा जी, अब वो लोग जो कि परेशान रहते हैं कि उनके बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, अपने बालों की केयर आपने किस तरह से करनी है। वैसे ये आपके लिए जो है एहसान किया, अरबाज ने बड़ी मेहनत करके ये चीज़ें निकाली हैं। अलबत्ता मुझे ये लगता है कि इस तरह के काम करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, वक्त निकालना पड़ता है, अदरवाइज़ ये कर सकते हैं आप। दही और अंडे का इस्तेमाल अगर आप हफ्ते में 2 दफ़ा कर लें, इनको मिक्सचर इसका एक बनाकर बालों में इस्तेमाल करें आप, तो ये आपके बालों के लिए बहुत हेल्दी है। और वैसे जैसा मौसम गर्मी का आ रहा है, दही ठंडी होती है, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है जी। एलोवेरा जेल का इस्तेमाल हफ्ते में 2 बार करेंगे तो काफ़ी आपके लिए मुफीद है। ये धूप, मिट्टी के असरात से बालों को आपके सेव रखता है। आंवला, रीठा, आप देखें जी इसके लिए तो अच्छा खासा टाइम निकालना पड़ता है, और मैं परेशान हो जाती हूँ कि अगर कभी ऐसा कुछ करना है तो फिर इसके लिए कैसे आप टाइम निकालेंगे। ऑल दो अपने लिए टाइम निकालें, अपने आप को वक्त देंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम वो जो सैलून्स में जाके टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं, मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर अगर आप बालों को लगाएंगे तो ये भी आपके बाल घने बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप अपने बालों के लिए अच्छी डाइट का इस्तेमाल करें। अरबाज, ये आखिरी वाला मशवरा ठीक था, और अगर जी आपके बाल किसी भी इस तरह के टोटके से उतरे हैं तो मैं आपको अरबाज का नंबर ज़रूर शेयर कर दूंगी, आपने जाकर पकड़ना है। वैसे मजाक की बात हो रही है, ये तमाम चीज़ें जो हैं क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं, ये तमाम कुदरती चीज़ें आपके बालों के लिए बहुत अच्छी हो सकती हैं। सो हफ्ते में 1 दफ़ा, महीने में चले 2 दफ़ा आप इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करें, आपके बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। क्योंकि जितने मर्जी आप शैम्पूज़ यूज़ कर लें, जो ऑर्गेनिक होने का दावा भी कर लें, इनमें जो केमिकल हैं आपके बालों को डैमेज करते ही करते हैं। सो आपने अपने बालों का ख्याल रखना है, तो इन कुदरती चीज़ों को आपको जो है रूटीन में इस्तेमाल करना होगा ताकि आपके बाल जो हैं वो अच्छे रह सके। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस।
एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि जी आप सब लोग अपना ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपने साफ़ सुथरे माहौल को आप तरजीह दें, आपके लिए सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अब हम आ जाते हैं जी आपको हेल्दी किस तरह से रखना है। आज हम आपको बताएंगे कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए अच्छी है, आप घर में कर सकते हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि आपको कहाँ ज़रूरत है ये एक्सरसाइज करने की। आपके लिए बेहतर क्या है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जुहेब, उनकी तरफ चलेंगे। आज के टिप वो हमारे साथ शेयर करें। ओवर टू यू जुहेब। Guys, this is Zuhaib Bukhari. I'm internationally certified fitness trainer और आज हम करेंगे abdominal workout with the help of medicine ball. अगर आपके घर में मेडिसिन बॉल है तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन यूज़ अ वॉलीबॉल और फुटबॉल या कोई भी हैवी चीज़। तो इससे मैं 3 से 4 एक्सरसाइज बताऊंगा फॉर योर फ्लैट abdominal। इसको आप करें और साथ डाइट को फॉलो करें, बिकॉज 70% डाइट 30% एक्सरसाइज। तो 3 से 4 एक्सरसाइज होंगी। उससे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ हर बार कहता हूँ वार्म अप से स्टार्ट करेंगे एज यूजुअल। मार्च वार्म अप का फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है एक्सरसाइज के लिए और आपके इंजरीज के चांसेस कम हो जाते हैं। नॉर्मल रूटीन में हमारा ब्लड फ्लो हमारे ऑर्गन्स की तरफ होता है, लेकिन ड्यूरिंग वर्कआउट हमारे मसल्स को ऑक्सीजन चाहिए। तो वार्म अप क्या करता है, हमारे ब्लड फ्लो को चेंज करके ऑर्गन से मसल की तरफ करता है। तो उससे क्या होता है, हम ज़्यादा देर तक अच्छी एक्सरसाइज कर पाते हैं। ओके, तो वार्म अप हो गया हमारा। हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। सीधा आप सिंपल लेटोगे, होल्ड करोगे, सिंपल क्रंच 2 10 रैप्स करेंगे, 3 सेट्स 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स। अब जो कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं, जैसे अपने ऊपर वेट रख लिया, जैसे आपको दिखाने के लिए कि कभी भी आपने ऑर्गन्स के ऊपर वेट नहीं रखना। बहुत से लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि यार क्या एक्सरसाइज के दौरान वेट रखने से कोई बेहतरी आएगी। तो उनको कहता हूँ नहीं, बिकॉज हर मसल अपनी मूवमेंट पे ट्रेंड होता है। तो आप चाहे सर पे वजन रख के फिरना शुरू कर दो तो कोई फायदा नहीं है। ओके, अगेन नेक्स्ट 10 रैप्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 सेट्स, 1 मोर टू गो। ओके, थर्ड स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। वेरी गुड जुहेब, शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। अपने आप को खुद मोटिवेट करें और कोशिश करें कि एक्सरसाइज जब भी करें तो खुद अंदर से आप मोटिवेट हो। खुद जो आपकी मोटिवेशन है ना, वो आपको ज़्यादा देर तक कोई भी चीज़ करने के लिए मोटिवेट करती है। अदरवाइज अगर आप अंदर से मोटिवेट नहीं, आपको कोई जितना मर्जी मोटिवेट कर ले, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, सेकंड एक्सरसाइज चलेंगे टेबल टॉप क्रंचेस। लेग लिफ्ट करेंगे, नीज बेंड करेंगे, अगेन ऊपर की तरफ 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, शाबाश। ओके, सेकंड सेट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, इस पोजीशन को कहते हैं टेबल टॉप पोजीशन। टेबल टॉप पोजीशन क्यों कहते हैं, क्योंकि जब लेग लिफ्ट करते हैं तो ये जो आपकी पोजीशन बनती है लेग्स की, दिस इज टेबल टॉप पोजीशन। ओके, तो उसका थर्ड सेट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। तो ये हमारे हो गए 2 सेट्स, 2 एक्सरसाइजेस, टोटल 6 सेट्स। थर्ड एक्सरसाइज की तरफ हम जाएंगे जो कि है रेस्टियन ट्विस्ट। होल्ड करेंगे बॉल को, सिट ऑन योर हिप, लिफ्ट लेग अप एंड ट्विस्ट करेंगे दोनों तरफ। दिस इज फॉर ऑब्लिक साइड मसल ऑफ योर एब्डोमिनल। 6 7 8 9 10 13 14 15। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जुहेब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमें आपसे इजाज़त चाहिए। अपना वीकेंड खूब इंजॉय कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।